कानपुर में पब्लिक के बीच में एस्थेटिक सेंस और इंटीरियर्स को लेकर के क्या चेंज आया है? कानपुर में धीरे धीरे अब शिफ्ट आ रहा है। अगली जनरेशन जो हम लोग की अब जेन ज़ी है, जो नए बच्चे निकल कर अब पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा ट्रेवल कर लिया, उसकी वजह से जो वो लोग डिज़ाइन आइडियाज़ वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे शहरों में देखते हैं, अब उसको यहाँ पर भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने के अपने मौजूदा नॉर्म्स के अंतर्गत उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि 2D जब हमारी टेबल से निकल करके आपकी टेबल पर आ जाती है 3D बनने के लिए, तो 3D बनाने से पहले क्या फील होती है और 3D बनने के बाद क्या फील होती है? 2D ड्राइंग में हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम लोगों को 3D या कुछ भी करने के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उसमें अपना 3D में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका एक व्यू निकालते हैं जो कि क्लाइंट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसके बिहाफ पे वो जज करता है। तो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता होगा ना कि अक्सर लोग आते होंगे कि 3D व्यूज बना के दे दो, उसी के बेसिस पे काम हो जाएगा हमारा। उसके लिए फिर बहुत एक्यूमेंट चाहिए, जो ऐसा बोल पाएगा उसको खुद हिमसेल्फ ही शुड बी एन इंजीनियर। इज इट ट्रू कि विजुअलाइजेशंस दे स्पीक द स्टोरी व्हिच वी वांट टू नरेट? इट कैन हैपन बट इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम सबको एक सिंक में होना पड़ता है। Where do you see the future of the interior design and the interior visualizations and the innovations upcoming in the field? इंटीरियर विजुअलाइजेशंस इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशनल इंडस्ट्री। जो इसको नहीं अपनाएंगे उनको अपनाना ही पड़ जाएगा आगे जाकर, बिकॉज द क्लाइंट इज़ आस्किंग फॉर इट। Hello and welcome to Spaces and Stories, एक ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर टॉक शो जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट से। मैं हूं आपका होस्ट राहुल अग्रवाल और आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मेरे साथ हैं मेरे 7 साल पुराने कलीग और वन ऑफ माय फ्रेंड्स नाउ मिस्टर कुमार गौरव। इनके संग मैंने कई सारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कई सारे टास्क पूरे किए, कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने मेरी ड्राइंग्स को एलिवेट किया, अपग्रेड किया। तो आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं चाहूँगा कि आप मेरे और मिस्टर कुमार गौरव के संग जानिए कि बिल्डिंग डिज़ाइनिंग एंड विजुअलाइजेशन होता क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या होती है, हम लोग विजुअलाइजेशंस के संग अपनी ड्राइंग्स को कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ हमारी प्लानिंग जाती है, एक लेवल अप कैसे आता है। तो आज के शो में आज हम यही सब जानेंगे गौरव के संग। शो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने कमेंट्स तो प्लीज़ ज़रूर ही शेयर करिए हमारे साथ। सो लेट्स बिगिन द शो विद मिस्टर कुमार गौरव ऑन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड विजुअलाइजेशंस। हाय गौरव, वेलकम टू द शो। हेलो राहुल, बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आकर। शो तो तुम्हारा ही है। खैर हाँ, हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस शो को लेकर। आपने मुझसे जब बात करी थी तो आई हैव सजेस्टेड फ्यू नेम्स एंड लकली आपने उसी में से एक चूज़ कर लिया। दैट बीन अ हॉनर टू मी। जब 7 साल से हम साथ साथ में काम करते आ रहे, इतनी चीज़ें शेयर करी, तो फिर यही तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो काइंड ऑफ यू। और So, बताइए सर, क्या हो रहा है इस पॉडकास्ट में, कैसा चल रहा है सब? पॉडकास्ट अब ये चल रहा है कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक नया स्ट्रीम शुरू किया है टू एजुकेट द व्यूअर्स ओके, एंड द पब्लिक की इंटीरियर्स के अंदर लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं, वेरी नाइस। थॉट प्रोसेसेस हैं, उसको थोड़ा सा दूर करें, कुछ इम्प्रोवाइज करें। लेट्स से इंटीरियर और इन डिज़ाइन वी कैन डिस्कस अबाउट थिंग्स कि कैसे हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन सेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों का, या उनको हम लोग क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस में। कुछ मिसिंग पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं चाहता हूँ हम लोग आपस में डिस्कशन करके लोगों के Certainly, बीच sir. में लेकर के आएँ। श्योर, आप बताएं। सो मैं तो कानपुर बाद में आया, मेरे से पहले से ही कानपुर में हूँ। हाँ, मैं कानपुर born and brought up। बट आई एम ब्रॉट अप नॉट बोर्न। तो ये बताओ कि कानपुर के अंदर तो क्या अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है कानपुर के लोगों को लेकर के, इंटीरियर की थॉट प्रोसेस को लेकर के एंड ऑल? ये सीनियर टू मी। टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो मैंने कानपुर जब से देखा है और अब जो चल रहा है, इनफैक्ट नॉट ओनली कानपुर,
कोई सा भी शहर जहाँ मैं रहा हूँ, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए कहाँ तक चला जाता है हम लोग उसको सोच नहीं पाते। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊँ, मैंने दिल्ली से रह के पढ़ाई करी, पर आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स जब वहाँ पे रिंग रोड्स वगैरह, फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए, तो मैं उन्हीं जगहों का रास्ता भूल गया जहाँ मैं पहले यूज़ टू था जाने का। तो आज कानपुर में कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पर शुरुआत थी लेबर क्लास कह लीजिए आप, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा थी, इस हद तक की थी कि शायद ही आपको यूपी किसी और शहर में स्ट्रेट टू द फैक्ट्री आपको रेलवे लाइन जाती हुई मिले। ट्रेन जाती थी, अंदर से माल लोड करती थी और वापस जाती थी। तो कानपुर में इसी तरीके का नेटवर्क था, पूरा रेलवे लाइंस का था, क्रॉसिंग्स हैं शहर में। इस तरीके से काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक शहर था कानपुर, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं कि एशिया का मैनचेस्टर था, मैन्युफैक्चरिंग हब था। पर अब धीरे धीरे चीज़ें जब से इन्फ्लक्स हो रहा है लोगों का, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग और अदर स्टेट्स में और अदर जगह सिटीज़ में शिफ्ट हो रही हैं, तो कानपुर भी उसमें अछूता नहीं है। कानपुर भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, अब स्मार्ट सिटी में आ ही चुका है। तो अब इसमें मेट्रोज़ हैं, हाई राइज कल्चर है, अच्छे कमर्शियल स्पेसेस हैं, अच्छे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छा एलिवेशन सेंस, डिज़ाइन सेंस इस समय कानपुर में चल रहा है। अभी मैं अगर पिछले 2-3 साल की बात करूं तो कानपुर में शॉपर स्टॉप भी आया और एनआरआई सिटी जैसा लग्जरी स्पेसेस भी आया, बार्स एंड क्लब्स भी काफ़ी कानपुर में काफ़ी खुले, होटल रेस्टोरेंट्स का लेवल भी काफ़ी ऊंचा आया। तो कानपुर में पब्लिक के बीच में एस्थेटिक सेंस और इंटीरियर्स को लेकर के सेंसेस में क्या चेंज आया है? देखिए, कानपुर को अगर आप सिर्फ कानपुर की हम लोग अगर बात कर रहे हैं आज, तो कानपुर में धीरे धीरे अब शिफ्ट आ रहा है अगली जनरेशन, जो हम लोग की अब जेन ज़ी है, जो नए बच्चे निकल कर अब पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा ट्रैवल कर लिया। कानपुर के कई लोग जाते हैं बाहर घूमते हैं, उसकी वजह से जो वो लोग डिज़ाइन आइडियाज़ वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे शहरों में देखते हैं, अब उसको यहाँ पर भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने के अपने मौजूदा नॉर्म्स के अंतर्गत उसको करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग उसको खूबसूरती के साथ अपनी लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब उसमें हम लोग देखें तो विक्टोरियन कल्चर बहुत इस समय चल रहा है, प्रोमिनेंट है, विक्टोरियन विलास बहुत चल रहा है इस समय। अर्बन पैक्स, कितना अर्बन पैकेज तो शहर में काफ़ी बड़ा हो गया ना अभी बहुत पिछले ज़्यादा, 2 दिन में। बहुत ज़्यादा 2-4 लोगों के पास जगह दिन ब दिन शहरों में कम हो रही है, हर शहर में कम हो रही है। कानपुर भी इससे अलग नहीं है, कानपुर में भी अब फ्लैट कल्चर, हाई राइज कल्चर बहुत बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास रहने के लिए अब जगह कम है, तो अब हर चीज़ में वो लोग को जहाँ भी रहने की जगह आदमी को मिलती है वो उसको सुंदर बनाना चाहता है। उसी जगह पर हम लोगों का काम आता है कि हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो पिछले 15 सालों से मैं लोगों की, आर्किटेक्ट्स की, बिल्डर्स की, कॉमन आदमी की भी मदद कर रहा हूं उनके डिज़ाइंस को अचीव करने के लिए, उनको एक बेहतर घर, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए। और आप मुझसे अलग नहीं, आप खुद मुझे जानते हैं, आप खुद मेरी सर्विसेज कई बार हम लोग साथ में काम कर चुके हैं प्रोजेक्ट्स में। मेरे संग तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑब्वियसली बीइंग एनजीओ को मेरे पास तो चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही थे, पर हम लोग ने सक्सेसफुली हर चीज़ को अटेम्प्ट करके उसको क्लोज कर लिया बाय द ग्रेस ऑफ मैं एक गॉड। बात नोटिस करता हूँ कि शहर के अंदर अब लोगों में जो है एक एस्थेटिक सेंस के संग संग में डिसीज़न ज़्यादा आने लग गया है, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के मिनिमलिस्टिक हो गया, वाइडर व्यू हो गया। मतलब जो हम लोग पहले मेट्रोज़ में देखते थे, जैसे दिल्ली में रह के, अब तुमने भी पढ़ाई करी, मैंने भी पढ़ाई करी वहीं पे रह करके, वहीं पे जी। मैंने जॉब भी किया, फिर मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल भी किया, लखनऊ भी किया, फिर नॉर्थ इंडिया भी पूरा कवर किया। मैं भी देख रहा हूँ कि वहीं उसी तरीके से यहाँ पे एस्थेटिक सेंस और नई चीज़ों को ले करके लोगों का सेंस, माइंड बहुत ओपन हो गया है। राहुल जी, किसी भी जगह का एस्थेटिक्स लेना बुरी बात नहीं है, वो आपको एज अ पर्सन इवॉल्व करता है। आप एक जगह से बाहर निकल कर जाते हो, आप ग्रो करते हो, बट वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह का एस्थेटिक्स आप अपने शहर में या अपने ऊपर, अपनी जगह पर भी लागू कर सकते हैं। मैनी ऑफ द टाइम्स वो चीज़ें सर्कमस्टेंशियल चीज़ों पर भी बेस्ड होती हैं। जैसे अगर आप देखें साउथ इंडिया के जो कल्चर में है, रूफ स्लोप होंगी, क्योंकि वहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो स्लैंटिंग रूफ्स रहती हैं। वैसे ही आइस लेडन जो भी जगह हैं, जहाँ पे भी माउंटेन्स है, आइस है, वहाँ पे भी सेम कल्चर आपको फॉलो होगा। कॉटेजेस मिलेंगी विद द स्लैंटिंग रूफ, ताकि उसमें आइस गिरे, बर्फ़ गिरे तो वो जमे और आसानी से निकल भी जाए। बट अगर सेम चीज़ अगर हम लोग अपने कानपुर में करते हैं तो कोई इशू नहीं, करने को कर भी सकते हैं अगर हम लोग कोई विला बना रहे हैं। बट अगर उसको एक आदमी सोचे कि हम लोग को छोटे प्लॉट साइज़ में करना है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब वहाँ पर उसको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ ही अपने एस्थेटिक्स को पुट ऑन करना चाहिए, तो दैट कैन मेक द ऑप्टिमम रिजल्ट। ये
ये पॉइंट मैंने बहुत उठा दिया। इस पॉइंट में सबसे बढ़िया बात है कि आप यहाँ से यहीं से शुरू कर सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, कि जब हमारे पास में ये पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम की रेफरेंस इमेजेस आती हैं, ये टैकल करते वक्त इनको डील करने के अंदर हमारा 50% टाइमिंग तो कभी कभी तो इसी में चला जाता है कि वो चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई कैसे करें। मैं आपको बताऊं राहुल जी, हम लोग की भी फील्ड में एक इंटरनल जोक है, व्हाट्सएप, गूगल और पिंटरेस्ट अगर शट डाउन हो जाए 1 महीने के लिए तो क्या होगा इस डिज़ाइन इंडस्ट्री का। पर ऐसा ही है, क्योंकि आप एस्थेटिक्स कहीं से अगर आप बोरो कर रहे हो और आप उसको अपने स्पेस में आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस कि आपके पास सेंस है, बट आप उसको एक बार टेक्निकली किसी भी एक्सपर्ट के साथ में आप बैठ कर उसको डिस्कस करें और तभी उसको आप एग्जीक्यूट करें। वरना वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको जो फ़ोटो में दिखाई दे रही है वो आपके प्लान में, आपके लेआउट में वो चीज़ फिट हो पाएगी अच्छे से। इट्स बेटर ऑलवेज टू गेट अ टेक्निकल हैंड इन ऑन बोर्ड। अक्सर इशू आ जाते हैं बनवाने के बाद में, फिर लोग कहते हैं कि ये तो बांस लगवा ले, ये तो काला पड़ गया। उसमें पिंटरेस्ट में आपको हाफ बेक नॉलेज है सर, उसमें आपको सिर्फ दिख रहा है, बट उसमें मटेरियल्स क्या यूज़ हुए हैं, वो पीयू पॉलिश है, लेमिनेट है, क्या है आपको पता नहीं। आप अपने एस्थेटिक हिसाब से करवा लेंगे, फिर आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया, मुझे मज़ा भी नहीं आ पाया। उससे बेहतर है कि आप उस अपने लेआउट के अकॉर्डिंग पहले से आप किसी टेक्निकल पर्सन को जब आप अप्रोच करेंगे, तो द फर्स्ट थिंग दैट टेक्निकल पर्सन विल डू इज़ द टू क्रिएट अ 2D और अ लेआउट फॉर्म ऑफ दैट स्पेस। आफ्टर देन ही विल डू अ 3D विजुअलाइजेशन ऑफ दैट स्पेस। उसका एक 3D व्यू बनाया जाएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे स्पेस बनने के बाद लगेगी कैसी। उसमें आप अल्ट्रेशन भी करा सकते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है उसी लेवल पर उसको चीज़ों को बदलने का। फिर आप उसको अपना गो अहेड दीजिए कि हमको उसको करना है। बट अगर एक बार चीज़ें हो गई पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट विल गो पेन, दैट इज़ जस्ट पेन। हम लोग तो जैसे भी होता है क्लाइंट के लिए हिसाब से 2D 3D 2D बना के हम लोग देते ही हैं, प्लानिंग डिस्कशन सब कुछ करके। लेकिन जब क्लाइंट डायरेक्टली आपके पास आ जाता है कि इंटीरियर्स करवाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, और जनरली होता यही है कि कॉन्ट्रैक्टर आके बोलता है कि साहब ये बना दो, या फिर क्लाइंट आके बोलता है मेरे कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसा बना दो। तो इन दैट केस आप क्लाइंट से कह सकते हो कि सर हर चीज़ में हर प्रोफेशन में एक एक्सपीरियंस होता है, वो काउंट होता है। मान लीजिए क्लाइंट तो अपना एक घर बनाने जा रहा है, वो अगर हमसे आकर हमको बताएगा कि ये पिंटरेस्ट की चीज़ है, ये हमको बता दो, तो मेरा दायित्व तो बनता है उसको सही चीज़ समझाने का कि सर हमने ऐसे कई भी अनुभव अपने पास्ट में देखे हैं और वो चीज़ें फंसी हैं, आप प्लीज़ इस मॉडल को छोड़ के आप इस मॉडल पे आगे बढ़ें। इसमें आपका हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और समाव आपका पैसा भी बचेगा और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलने में आसान हो जाएगा आपका रास्ता। जो आपका सफ़र है वो एक अच्छा और मधुर बना रहेगा। दैट इज़ अ गुड थिंग। आप बताइए सर कुछ इंटीरियर के बारे में, इस समय कानपुर में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसा टेस्ट लोगों का चल रहा है, व्हाट आर द हाइलाइट्स you are seeing in the industry, not say in Kanpur but in global situation also? ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड मार्केट ले देकर के सब जगह सेम ही। यस। क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस जब क्लाइंट अप्रोच करता है तो स्काई हाई होती हैं, जब हम ज़मीन पे उतरते हैं तो रियलिटीज़ भी स्काई हाई से ग्राउंड रियलिटीज़ पर ही आ जाती हैं। फिर चाहे हम एम्स्टर्डम में खड़े हों और चाहे हम आगरा में खड़े हों। तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक बताऊंगा, मेरा गिव अवे यही रहता है कि मैं किसी भी क्लाइंट का जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है किसी भी लेवल का होगा, मैं फर्स्ट थिंग और फॉरमोस्ट उससे बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि आपका बजट क्या रहेगा। अगर वो इस बात का ईमानदारी से मुझे जवाब देता है तो मैं उसके प्रोजेक्ट को उसी बजट में ही करवाने की कोशिश रखता हूँ कि वो उसका ओवरबोर्ड ना जाए और जो हम उसको दिखाएं उस गिवन बजट में वही वो अचीव कर पाए। इन दिस कंडीशन अगर क्लाइंट सच में ना, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर क्लाइंट अपने सामने रियलिटीज़ में हमसे रिलेटेड जितने काम को लेकर ओपन हो जाए तो हम आधे से ज़्यादा गेम तो उसी टेबल पर ही ख़त्म हो जाता है। पर अच्छे काम जो भी हम लोगों ने अपने पास्ट में किए, मेरे अनुभव में, वो वहीं पर है जब क्लाइंट और आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, विजुअलाइजर का रिश्ता आपस में एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जस्ट लाइक एज अ डॉक्टर और अ एडवोकेट और अ लॉयर। वो बिना ट्रांसपेरेंसी के सर कोई काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो मेरे हिसाब से तो ये है कि हम कभी भी इंटीरियर्स हम बनाते करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली रियलिस्टिक इन द सेंस कि हम रियलिस्टिक जब चीज़ें बनाएं
तो कभी भी ऐसी चीज़ ना बनाए जो हमने कहीं से देखी कहीं उतार दी। हाँ, उसमें आपकी कैरेक्टर आना चाहिए, आपकी बिल्डिंग में, आपकी डिज़ाइन में आपका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या, आपने कहीं से एक्स चीज़ उठाकर आपने अपना नाम दे दिया, बट आप दिल में जान लो कि वो कॉपी पेस्ट है। द थिंग इज़ दैट कि मेरे हिसाब से तो ना आपकी प्रॉपर्टी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। हाँ, आपका कैरेक्टर शो होता है, करेक्ट है। अगर आप अपनी ब्रांड का लोगो ना बना करके किसी और को लोगो इमिटेट कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी एट फॉल। दैट शोज़ कि आप अपने काम के प्रति, आप अपने प्रोजेक्ट के प्रति कितने पैशनेट हो। अगर आप पैशनेट होंगे, देन मनी कम सेकेंड। एक छोटा सा मकान भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, अगर उसकी इंटेंशन है कि नहीं मुझे अच्छा बनाना है और एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को साथ में लेकर एक अच्छा मकान बनाना है, तो मनी कम सेकेंड, क्योंकि हर बजट में एक अच्छा घर बनाया जा सकता है। ये हम लोग की फोर्टे है, आपकी भी फोर्टे है। आप बता सकते हो कि अगर क्लाइंट अपने एक्स अमाउंट में आता है तो उस एक्स अमाउंट में हम लोग अपना बेस्ट उसको कैसे दे सकते हैं, ये आपका भी Exactly. फोर्टे है। आज की डेट में अगर हम बात करें एक ही वॉल के ऊपर एक ही चीज़ का प्रिंट जो है वो वॉलपेपर में भी उतार सकते हैं, डिजिटल ग्लास में भी उतार सकते हैं, एनी अदर मटेरियल, डिपेंड्स ऑन योर बजट। डिपेंड्स ऑन द बजट। द थिंग इज दैट कि हम उसमें सोल कितनी डाल रहे हैं। मेरा See, तो सर पिछले 15 साल से यही है अपना काम करने का कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, अनगिनत व्यूज़, अनगिनत 3D विजुअलाइजेशंस बन गए, याद नहीं कितने बन गए, कितने लोगों के बन गए। पर आज तक भी मेरी कोशिश यही है कि मैं उस एक डिज़ाइन जो मैंने बनाई है 99% में उस डिज़ाइन को रिपीट ना कर पाऊँ। दिस इज़ अ सेल्फ चैलेंज टू मी, बिकॉज हम लोग पर लैंड पार्सल लगभग सेम आते हैं, 20x20x40, 40x80, 30x60। बट दिस इज़ अ चैलेंज विच आई लव द मोस्ट इन माई प्रोफेशन, कि हम कैसे हर बार उस डिज़ाइन को रिपीट ना होने दें और जो हमारा पास था उससे हम अपने आप को हमेशा एक कदम अपग्रेड करें। दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन फॉर मी इन माई जॉब। मनी कम्स ऑलवेज सेकेंड। इतने लोगों के संग डायरेक्ट भी काम कर लिया, मेरे से सीनियर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर सभी के संग काम कर लिया। व्हाट डू यू थिंक, हमारी बिल्डिंग्स हम जब कभी बनाते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी स्पेशली, इट शुड हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर जर्नी थ्रू द टाइम। सर्टेनली, आप किसी भी गेस्ट को आप अपने घर में लेकर आएँ और आप उससे आधी बात करें अपने बारे में, अपने घर को इंट्रोड्यूस कराने के बारे में, उससे अच्छा है कि आधी बात वो घर खुद करने लग जाए आपसे। वो आपके ड्राइंग रूम के देखे, उसमें आपका टेस्ट का रिफ्लेक्शन आए, वो आपकी वॉल्स को देखे, उसमें आपकी कुछ जर्नी, आपकी लाइफ की जितना भी रहा परिश्रम, उसमें क्या रिवॉर्ड्स मिले, क्या हुआ, वो आपके उसमें नज़र आए। दैट इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपका मकान आपके रिफ्लेक्शन, आपके कैरेक्टर को कैरी करे। और आपको कभी भी, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग मकान बनाते समय जो एक कॉमन लूप में फंस जाते हैं, जिससे हम लोग के कई बार प्रोजेक्ट ख़राब भी हो जाते हैं या स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा मकान उससे अच्छा होना चाहिए, या मेरा मकान इस पूरे एरिया में सबसे गुड लुकिंग होना चाहिए, या वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए। जब आप किसी भी प्रीडोमिनेंट माइंड से अपना मकान आप शेयर करो जो एक्सटर्नल फोर्सेस के अधीन है, तो आप अपनी चीज़ नहीं ला पाओगे। आप अपने बारे में बात करो कि आप कैसे हो, आपको एक सूदिंग चीज़ पसंद है, आपको एक ग्लैमरस चीज़ पसंद है, आपको कैसी चीज़ें पसंद है, देन आपके साथ जो काम कर रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट, उसको भी बहुत सहूलियत होती है और वो भी अपना बेस्ट दे पाता है। ये बात मेरे को एक मेरे पुराने क्लाइंट की बात याद आ गई। मैंने एक दफ़े क्लाइंट के लिए कुछ कंसेप्चुलाइज किया, चीज़ें दिखाई, बड़ा फ्रैंकली क्लाइंट ने बड़ी अच्छी बात कही, सर चौधरी साहब का मकान नहीं लगता, चौधरी साहब का मकान बनाओ। अब दिस इज़ अ बुल्स आई यू हैव टू क्रैक। अब वो क्रैक होना बड़ा मुश्किल है और इसमें आपकी कितने दिन की मेहनत चली जाएगी। हो सकता है वो मकान चौधरी साहब का बनते बनते वो चौधरी साहब की नेक्स्ट जनरेशन आ जाए। नहीं, इसमें बड़ा आसान होता है, चौधरी साहब के संग बैठ के एक गिलास छाछ पी लो। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। बट इन माई केस मैं हमेशा चाहता हूँ, मेरे अंदर से तो ये कॉलिंग रहती है, बट ऑब्वियसली क्लाइंट इज़ द बॉस, कि वो अपनी चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ओपन तरीके से कह पाए मुझसे। तभी तो कह रहा हूँ, चौधरी साहब के संग एक गिलास छाछ पी लो, चाय कॉफ़ी मत पियो फॉर्मल टेबल पे, चौधरी साहब की खाट पे बैठ के एक बार उनके संग छाछ पी लो। सही कह रहे हो आप। एंड इट गोज़ द सेम विद ऑल द पीपल। आप IAS ऑफिसर के संग, पुलिस ऑफिसर के संग, किसी भी जिसमें वो अकस्टम्ड है, जिस जगह पर वो कंफर्टेबल है, अपार्ट फ्रॉम द डाइनिंग एंड द बेडरूम। और हम लोग को एज अ एक्सपर्ट ऑल्सो, हम लोग को भी कभी उसके टेस्ट को जज नहीं करना चाहिए।
अगर उसको एक चीज़ पसंद है कि लेट से उसको अपने ड्राइंग रूम एक फॉरेस्ट थीम पर चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या बेस्ट उसको दे सकते हैं जो उसके भी इच्छा की पूर्ति हो और हम लोग को भी फीजिबल हो कि हम लोग टेक्निकली उसमें क्या दे पा रहे हैं उसको। हम लोग को कभी भी किसी के टेस्ट को जज नहीं करना चाहिए कि वॉट शी इज़ वांटिंग इज़ ओवर रेटेड, ही और ही ओवर रेटेड है, बहुत स्टीरियोटिपिकल है। जो मांग रहा है उसमें उसकी अपनी कैरेक्टर है। नहीं, मेरा मानना ये रहता है कि हम तो डिज़ाइनर्स हैं या विजुलाइज़र हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई बना रहा है बिल्डिंग। एट द एंड ऑफ द डे जैसे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के एंड में लिखा हुआ है आईएनजी। ये जो आईएनजी कंपोनेंट होता है ना, ये जो होता है, ये आईएनजी को वो उसका जो बिल्डिंग का जो ओनर या रेजिडेंट होता है वही फुलफिल करता है। तो हम अगर अपने आप को बिल्ड तक समेट के आईएनजी के लिए वे बना के छोड़ेंगे तभी हम सक्सेसफुल हैं। एंड ऑल्सो इन ओवर this much of amount of time I have spent this business, one thing I have come to know that कई बार हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बहुत वीकेंड हो जाते हैं, क्लाइंट्स के सामने अपनी बात को पुट ऑन नहीं कर पाते। उस बारे में मेरी एक सलाह ये भी है कि हम लोग को भी अपने काम में प्राइड लेना चाहिए। वी शुड टेक प्राइड इन वॉट वी आर डूइंग। इफ़ वी आर डूइंग जस्टिस टू अवर वर्क, वी ऑल्सो टेक प्राइड इन अवर वर्क ऑल्सो इन सेम वे। तो हम लोग को अगर बात करते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनना ही चाहिए। जैसे अब हमारे केस में अगर आप बात करें तो मैं 3D व्यूज़ बनाता हूँ। 3D व्यूज़ क्लाइंट को हेल्प करता है उसकी बिल्डिंग का एक्सटीरियर एलिवेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो बाहर से देखने में कैसी लगेगी उसके बनने से पहले। आप बिल्डिंग में एक ईंट भी खोदने से पहले आप उसका प्लान पहले तैयार करवाइए और उसका एक व्यू तैयार करवाइए, तो आपको मैक्सिमम आइडिया लग जाता है कि मेरी बिल्डिंग जो है 90%, 80%, 100% ऐसी ही लगने वाली है। उससे उसको बहुत एडवांटेज है। आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सबको बहुत एडवांटेज है। इवन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत एडवांटेज है उससे। तो एक ऐसा काम है जो सबको करना चाहिए और मैं तो इसको पास्ट 15 ईयर से हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि टेबल 2D जब हमारी टेबल से निकल करके आपकी टेबल पर आ जाती है 3D बनने के लिए, तो 3D बनाने से पहले क्या फील होती है और 3D बनने के बाद क्या फील होती है? देखिए, आप लोग क्लाइंट से डिस्कस करके उसका एक लेआउट बनाते हो जिसको हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में 2D ड्राइंग कहते हैं। 2D ड्राइंग में हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम लोगों को 3D या कुछ भी करने के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग उसमें अपना 3D में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका एक व्यू निकालते हैं जो कि क्लाइंट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसके व्यू पे वो जज करता है। इसके बीच में मैं यहाँ ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2D अगर जितना प्रिसाइज होगा और जितना एक्यूरेट होगा, जितना आपका इंटेलिजेंटली प्लान्ड होगा, उतना आपको 3D में या किसी भी विजुअलाइजेशन में आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल पाएंगे। वो चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करती है अगर वो शुरुआती लेवल पे ही अपना सही हो। कई बार मेरे केस में ऐसा भी आता है कि 2D में कुछ चीज़ें मिसअलाइंड होती हैं। अगर मेरा उनसे कंफर्ट लेवल है, मैं उनसे कह भी सकता हूँ कि सर इसको थोड़ा सा सही कर सकते हो तो देख लीजिए, तो वो सही हो जाती चीज़ें, तो चीज़ें अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती हैं। बट कई बार चीज़ें अगर है कि किसी और ने काम करके छोड़ दिया है, उसी 2D को मुझे आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है। तो 2D शुड बी मोर एक्यूरेट एंड मोर इंटेलिजेंटली प्लान। ये ज़रूरी एक्सपेक्ट है। 2D हमारी टेबल से निकल करके, डैट इज़ द वर्किंग ड्राइंग, 3D या विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास पहुंची। विजुअलाइजेशन बनने से पहले क्या पोजीशन होती है और विजुअलाइजेशन बनने के बाद क्या पोजीशन होती है? देखिए, शुरुआत अगर 2D से ही है तो 2D आपका और क्लाइंट का आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन है, जिसके बेस पर आप कोई भी 2D डिटेल तैयार करते हो, जिसको लेआउट को हम लोग 2D कह रहे हैं। यहाँ पर 2D स्केच तैयार होता है, तो वो आपके और क्लाइंट के बीच की इन्फॉर्मेशन जो भी शेयरिंग है वो उसके आधार पर बनता है। वो बहुत प्रिसाइज हो, इंटेलिजेंटली प्लान्ड हो, तो 3D बनना उतना ही आसान हो जाता है और अच्छा उसका आउटपुट आ जाता है। मेहनत कम होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो द कोर इज़ 2D ड्राइंग, मदर सोर्स तो 2D है, उसकी प्लानिंग है। वो प्लान अगर ऐसा ही हुआ है कि हमको जाकर आगे उसका विजुअलाइजेशन में इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा, तो वो मिलके ही रहने वाला है, बहुत अच्छा ही आएगा। बाकी 3D में ऑफ कोर्स स्किल डज मैटर, कि आप अपने 3D विजुअलाइजेशन को किस प्रकार से इन्हेंस कर पाते हैं, वो एक अपना स्किल टू स्किल डिपेंड है। नहीं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अगर एक्सप्लेन करता हूँ, एक प्रोजेक्ट में तो इनफैक्ट हो भी गया था मेरे से जी, कि मैं क्लाइंट को बार बार बोल रहा था कि सर हम पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं करते, पूरे डिज़ाइन का चार्जेस या कॉस्टिंग आपको ज़्यादा लग रही है,
आप लिविंग रूम का या डाइनिंग स्पेस का एक 3D बनवा करके एक हम जो घर का थीम देने की कोशिश कर रहे हैं उसका व्यू आप ले लीजिए। वो भी एक अच्छा अटेम्प्ट था। सो बट द क्लाइंट सेड कि नहीं बॉस ये है वो है, बट द ओनली थिंग वाज दैट द क्लाइंट वाज एमिंग टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ 3D, कि मैं 3D का कॉस्ट पे क्यों करूँ, एडिशनल चार्जेस हैं ये वो। देखिए पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट में 3D का जो भी वो कॉस्ट पेड करने वाले थे, जो भी एक्स अमाउंट है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि शायद वो उसके 5% 2% के आसपास भी नहीं होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट के। अगर वो उतना बियर कर पाते या कर पाएगा कोई आगे, तो वो उसके ही हित में जाएगा। क्योंकि आप जब नेट से कोई फ़ोटो उठाते हो तो उसमें आपको फर्नीचर हो सकता है किसी और फोटो का पसंद आ रहा हो, वॉल किसी और की पसंद आ रही हो, कोई आर्टिफैक्ट किसी चीज़ का पसंद आ रहा हो, पर आप इनको तीनों को अगर अपने पॉइंटर्स को एक ही व्यू में देखना चाहते हो तो देन द ओनली ऑप्शन इज़ कि एक कस्टमाइज 3D व्यू बनवाया जाए उसके लिए, जिससे आपको अपने कमरे की उस पूरी की एक अच्छी पर्सपेक्टिव गेन कर पाएँ आप कि क्या बनने वाला एक है। थीमेटिक पर्सपेक्टिव, डेप्थ, कलर डिजाइन पैलेट, का, फर्नीचर, सब कुछ आपको उसमें क्लियरिटी आ जाती है कि मैं ऐसा एक पूरा थीम लेके चल रहा हूँ। विंडो लाइटिंग्स, एवरीथिंग everything you can ask for can be made in 3D। बेस्ट मोड ऑफ 3D जैसे आजकल चल रहा है, प्लेन 3D इमेजेस का भी कॉन्सेप्ट है जी। और 360 डिग्री व्यू भी आ गया, वॉक थ्रूज भी आ गए। नो बीइंग दिस योर सब्जेक्ट ऑफ योर्स, किस चीज़ का रेलिवेंस कहाँ लगता है कि किसको कहाँ यूज़ में आना चाहिए? 3D तो ऑफकोर्स पिक्चर्स तो हम लोग इंटीरियर्स में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में डालते ही रहते हैं। कुछ लोग मैनियक होते हैं, नहीं हमें वॉक थ्रू बनवाना है, 360 बनवाना है, फिर समझाओ, कोई अवॉइड करता है बिल्कुल कि समवन इज टोटली एंटी ऑफ इट, कोई आगे बढ़ के जाता है। एक तीनों का क्या स्पॉट्स हैं, कहाँ पे किसकी एप्लीकेशन एग्जैक्ट बनती है? देखिए मैनियक तो नहीं कहूँगा मैं किसी को भी, उन सबका अपना एक लेवल ऑफ नॉलेज है जो उन्होंने अटेन करी है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। उनको लगता है कि शायद इसके बिना भी मेरा काम चल जाए, कई केसेस में चल भी जाता होगा। पर मैं आज जहाँ तक समझ पाया हूँ कि कोई भी अगर आप बिल्डिंग के एलिवेशन में अगर आप जाते हैं, लेट से अगर आप कमर्शियल स्केल पे भी जा रहे हो तो आपको व्यूज़ तो बनवाने ही है ब्रोशर वगैरह में छपवाने के लिए। अगर आप रेजिडेंस में भी जा रहे हैं, लो बजट हाउसिंग पे भी जा रहे हैं, तो भी आपको व्यूज़ पे काम चल जाएगा आपका। इंटीरियर में अगर आप क्लाइंट के साथ में बैठकर उसको ढंग से समझा पा रहे हैं तो व्यूज़ कैन बी हेल्पफुल। अदरवाइज़ फिर 360 डिग्री हम लोग उस पे जाते हैं, जिसमें वो अपने फिंगर टिप पे ही अपना पूरा बेडरूम देख सकता है और उसमें कुछ चीज़ें बता सकता है, पॉइंट आउट करता है, उसको फील आ जाती है कि मैं उसी कमरे में खड़ा हुआ हूँ। अगेन देन वॉक थ्रू हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं मिनिमम, जिसमें हम लोगों को दिखाने के लिए कम से कम 1.5-2 मिनट से ऊपर का मटेरियल हो बिल्डिंग में। अदरवाइज़ उसके पहले का वॉक थ्रू अगर हम लोग कोई छोटा वॉक थ्रू बनाते हैं तो वो उतना सेंस नहीं बना पाता। बिल्डिंग में कुछ आपके थीम ऐसी होनी चाहिए, हाई राइजेज़ होने चाहिए, कॉटेजेस हों, आपका कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं टू द गैलरी, या आप उसको वेबसाइट पे अपने अपलोड करना चाहते हैं, देन वॉक थ्रूज कैन बी हेल्पफुल। इसका एक और वर्जन आता है जो आपने हाई राइजेज़ वगैरह में देखा होगा, फिजिकल स्केल मॉडल्स, जो कि एक उसी बड़ी सोसाइटी का एक स्केल पे ही छोटा एक फिजिकल स्केल मॉडल बन जाता है। उसमें भी अब काफ़ी इवोल्यूशन आ गया। पहले कार्डबोर्ड्स, थर्मोकोल, प्लाई, वुड, इन सब से बनते थे, अब वो भी 3D प्रिंटेड भी हो जाते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग यूज़ केसेस है हर चीज़ के, बट मेजरली आपका काम जो है 360 डिग्री और व्यू से हो जाता है। आई थिंक कि 3D जो फिजिकल स्किल मॉडल की बात करें, जैसे मेट्रो स्टेशन पे जो है आपका IIT मेट्रो स्टेशन पे पूरा मेट्रो का प्लान बना के रखा हुआ है जी, दैट इज़ अ फिजिकल स्किल मॉडल। फिजिकल स्केल मॉडल में आप उसको हर एक चीज़ को स्केल पे ही वो दिखती है, बट वो रहेगी आपके सामने एज अ मॉडल। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जी। एक छोटा सा फनी इंसिडेंट में शेयर करता हूँ। हमने अपने एक क्लाइंट की डिमांड पर उनके यहाँ का पूरा एक पूरा 3D स्केल बनाया फ्लोरिंग का, और 2D बनाने के बाद द 2D वाज क्वाइट गुड, ठीक ओके था, बिल्कुल क्लियर था कि हाँ कैसे टाइल लगेगा, क्या टाइल का पैटर्न एंड एवरीथिंग एंड ऑल। क्लाइंट वाज क्वाइट प्रिसाइज, सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा मुझे इसका 3D चाहिए ताकि मेरा टाइल वाला जो है वो उसको वैसे ही फिट कर सके, हाँ, एरर ना है। एरर ना आए। हमने 2D बनाया, 3D बनाया, दोनों को प्रिंट आउट दिया, उनके टाइल मेजर को सब समझाया, दिखाया, बताया, उसने पेपर दे के रख लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं विज़िट पे गया, अब मैं वहाँ देख रहा हूँ कि टाइलिंग तो अलग तरीके से लगी हुई है,
ये कैसे पॉसिबल हो गया? यही सब मेरे दिमाग में आया। मैंने उससे कहा कि मैंने पेपर दिया था। हियर कम्स द फनी पार्ट। टाइम म्यूजियम कहता है बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर द पास्ट 20-25 ईयर्स, ओके। पूरे कॉन्फिडेंस में पूरे स्माइल के साथ बोला कि साहब मैंने तो ये 3D देख के बना दिया, तुमने कहा 2D कहाँ गई। सडनली मेरी निगाह पड़ी पास में ही वो 2D के अंदर चने पहले चने रखे हुए बहुत थे। अच्छी बात। अब इस इंसिडेंट के संग अब हमारा अगर इस बारे में बात करें कि 2D और 3D के हिसाब से विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट बेटर इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। ये आपका बहुत फनी पार्ट भी है और एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम को भी अराइज कर रहा है कि 2D अच्छी बनी, 3D भी उसकी एक्यूरेट बनी, बट अगेन इसमें फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्टर कैसा था जिसको इन चीज़ों की अहमियत नहीं पता। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि जिसको भी हम लोग अपने टीम में लें वो हमारे ड्राइंग्स के अनुसार ही काम कर पाए, उसकी अहमियत समझे, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है चने खाने के The लिए। thing is that your client, the party was having their own time measure, not from our team. नहीं तो फिर तो उसमें उनको उसकी वैल्यू उसको समझनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्टर को। इफ़ ही इज़ गिवन समथिंग सम इंफॉर्मेशन विच इज़ वैल्यूएबल, ही शुड हैव कंसीडर्ड दैट इम्पोर्टेंट। The thing is that कि उसने तो नहीं समझी। The part is that कि वो कोई पेंट या कोई इलेक्ट्रिकल वायर या स्विच नहीं था, हाँ टाइल तो था। उनके साथ उसको अब जीना पड़ेगा। ही हैज़ टू लिव विद इट। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता होगा ना कि अक्सर लोग आते होंगे कि 3D व्यूज बना के दे दो, उसी के बेसिस पे काम हो जाएगा हमारा। उसके लिए फिर बहुत एक्यूमेंट चाहिए, जो ऐसा बोल पाएगा उसको खुद हिमसेल्फ ही शुड बी एन इंजीनियर। अक्सर अब हम लोगों को ऐसे पार्टीज मिल जाते हैं नहीं तो वो फंसेंगे सर, हाँ। वो फंस जाएंगे। तो फंसते तो वो है ही। क्योंकि नॉर्मली जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एक्यूरेट स्केल्स पे काम करने की कोशिश करते हैं, बट हर आदमी कैसा कर रहा है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट कई बार चीज़ें स्केल पे नहीं होती। आपकी बिल्डिंग का अगर फ्रंट है 15 फीट पे और उसने कोई चीज़ में अगर भी जरा से भी एरर कर दी और आपने उसको ही बेंच मार्क मान के आप उसी पे आगे चले गए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो फंस जाएंगी। देन हैव टू कंप्रोमाइज़। आपको डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते थे। आपकी डिज़ाइन फिर वैसी नहीं निकलेगी जैसे आपने उसको विजुलाइज़ किया, तो इसमें फिर वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। इस समय 3D टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो रनिंग में है जिससे अच्छा व्यू निकलता है राइट नाउ बेस्ट? अच्छा व्यू अच्छी स्किल से निकलता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद अब जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो पहले हम लोग 3ds Max सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसमें वीरे इंजन है और कोरोना इंजन है, ये प्रीडोमिनेंटली अक्रॉस द इंडस्ट्री यूज़ हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनरियल इंजन, लुमियन ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ट्विन मोशन, जो कि वॉक थ्रूज में या हम लोग फास्ट ट्रैक रेंडरिंग से यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग को हाई क्वालिटी रिजल्ट कम टाइम में मिल सकते हैं। पर उसके लिए हम लोगों को अपने जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल से काफ़ी हैवी रहती है उसमें। रियल टाइम मैचिंग इमेजेस सबसे बढ़िया कौन से सॉफ्टवेयर में निकल आती है? बिकॉज Again- अक्सर ये आजकल आता है ना, इमेजेस में हम डालते हैं कि हाँ दिस इज़ द 3D वर्चुअल व्यू एंड दिस इज़ द रियलिस्टिक व्यू, क्योंकि मटेरियल के संग मैच करना ना अपने आप में खेल होता है। अगेन दैट इज सेम थिंग कि टूल मैटर नहीं करता है, आपकी एक्सपर्टीज़ मैटर करती है। आप एक पेंसिल से आप चाहे जैसा भी लिख सकते हो, उसी से कैलीग्राफी लिख सकते हो, उसी से आप कुछ भी नहीं लिख सकते। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोरोना वीरे से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, काफ़ी फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स निकल आते हैं अगर आपकी स्किल अच्छी है तो। एक अगर हम दोनों एट द सेम डाइज अगर हम अपने व्यूअर से बात करते हैं तो इज़ इट ट्रू कि विजुअलाइजेशंस दे स्पीक द स्टोरी विच वी वांट टू नरेट? इट कैन हैपन बट इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम सबको एक सिंक में होना पड़ता है। मुझे भी उतना ही पैशनेट होना पड़ेगा, आपको भी उतना ही होना पड़ेगा और क्लाइंट को भी। अगेन बाय पैशन आई एम ट्राइंग टू से दैट फिर उसमें हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपके साथ सिटिंग होती है, टाइम इन्वेस्ट होता है, स्क्रैप होती हैं चीज़ें, उससे कई बार हम लोग का बजट भी ओवरशूट होता है। बट अगेन वही है कि सर संजय लीला भंसाली की पिक्चर संजय लीला भंसाली की पिक्चर दिखती है, बिकॉज ही टुक्स एफर्ट इन इट एंड ही डेडिकेट्स हिज टाइम ओवर इट। लग्जरी का तो हम जैसे बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टाइम। यस, तो लग्जरी में तो टाइम ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट लग्जरी के लिए सर अगर आपको कुछ यूनिक क्रिएट करना है तो फिर थॉट्स होने चाहिए और सब सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। जैसे मैं अभी देख रहा था, एक एप्पल का एक स्टोर है, जी,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम इसी बात का लगा है कि ग्रेन्स मैचिंग में उन्होंने 16 महीने निकाल दिए। हाँ, वो करना पड़ेगा उनको, पर जो उसका लुक आएगा फिर वो अल्टीमेट है, वो सेटिस्फाइंग है, सोल रिवॉर्डिंग है। तो इसी तरीके से अगर हम ऐसे ही लग्जरियस बिल्डिंग इंटीरियर्स की अगर हम बात करेंगे, जी, तो जिस किसी को बिल्डिंग में एक लग्जरी, एक स्केल, एक स्टैंडर्ड देना है, देखिए उसमें मैं आपको एक हैक बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही ऑब्वियसली, बट हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही कर रहे हैं। तो आई एम एबल टू गिव यू अ हैक कि लग्जरी स्पेसेस को हम लोग जितना ज़्यादा क्लटर फ्री रखें, जितना उसको ओपन स्पेस दे पाएँ, जितना ग्रैंड्योर उसको प्रोवाइड कर पाएँ, नेचुरल कलर पैलेट्स हो गए, नेचुरल मटेरियल्स हो गए, जितना ग्राउंडेड उसका थीम और अप्रोच होगा, उतना वो अपने आप में बी स्कोप हो जाएगा। लग्ज़री अपने आप ही उसमें निखर कर आती है। आप उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे, इट कुड बी अ मेस, इट इज़ अ हिट और मिस। तो आप जितना भी हो सके मेसी ना बनाएं चीज़ों को, उसको आप सिंपल अप्रोच में रखेंगे तो लग्ज़री अपने आप निकलने लगती है उससे। रेशियोज का क्या खेल रहता है हाँ, प्लानिंग में? ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली सर। रेशियोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं इस बात को कि एक गोल्डन रेशियो हम लोग अपना अप्रोच रखते हैं चीज़ों में लेआउट करते समय, कैसे उसका थीमेटिक प्लानिंग रखनी है, यूज़ केस क्या है। इवन हम लोग उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हम हाइट्स दे रहे हैं चीज़ों की, वो उस पर्सन की फैमिली में कितना है, उसको सूटेबल है कि नहीं है। और मैं चाहूँगा इसमें 2 कमेंट आपके भी आएँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, गोल्डन रेशियो की अगर बात करें तो गोल्डन रेशियो इज़ द थिंग विच रेजोनेट्स यू विद द नेचर। यस। अगर हम गोल्डन रेशियो की बात करें तो गोल्डन रेशियो सिंपल है, फिबोनाची सीरीज जैसे हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, 0+1, देन 1 1 1 2 1+2 3 3 2+3 5। जी। गोल्डन रेशियो इसी प्रोस्पेक्टिव में आगे बढ़ती है। एंड अगर रेशियो के टर्म्स में बात करें तो इसका सिंपल रेशियो है 1:1.6 और 3:5। यस। और ये रेशियो जो होता है ना, ये हमें नेचर से ऐसे ब्लेंड करता है कि आप सिंपल सी चीज़ देखिए, आपकी उंगली का जो आगे नेल का जो पोर होता है, इससे लेकर के कंप्लीट फिंगर का, पूरी फिंगर का पूरे पाम से, पूरे पाम का पूरे हाथ से, ये जो रेशियो होता है ना, यहाँ से नेचर जो है ये गोल्डन रेशियो में ही चलता है। करेक्ट। तो अगर हम अपनी बिल्डिंग्स को, प्रॉपर्टीज़ का डिज़ाइन बनाते वक्त इसका ध्यान रखते हैं, जी। तो आधे से ज़्यादा जो हमारा इंटीरियर का प्लान है, इंटीरियर का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, आधे से ज़्यादा तो सारे इश्यूज वहीं ख़त्म हो जाते हैं अगर हमने इस चीज़ को प्लान कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक 10x8 का स्पेस प्लान कर रहे हैं और हमने 10 फीट की लेंथ में 4 फीट की स्पेस हमने यूटिलाइज करी फॉर द फर्नीचर प्लेसमेंट, तो हमने ऑलरेडी 3:5 का रेशियो डाल दिया। सॉरी, 6 फीट का स्पेस, 6:10 का रेशियो, ये हमने इतनी जगह ओपन रखा है, 4 फीट जगह यूज़ किया, 6 फीट ओपन है, तो हमने ओपन स्पेस टू कवर्ड स्पेस रेशियो टू स्पेस डाल दिया। अब इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी पहले ही ब्यूटीफाई होकर के अपने आप निकल करके आ गई। पर ये तो आपका थॉट प्रोसेस हुआ, क्या इसमें कई बार ऐसा भी हुआ जिसमें क्लाइंट ने आपको डिक्टेट किया हो कि नहीं इसमें मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, इसको इस तरीके से भरना है, यहाँ पर मुझे ये उस चीज़ केस में हम करनी ये है? कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ बनाया, हमने क्लाइंट को एक्सप्लेन किया, फिर अपने स्किल सेट से हमने इन्फ्यूज़ कर दिया चीज़ों को उसी स्पेस में विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन, या हमने उसका एलिमेंट कंटेंट कुछ इस तरीके से चेंज किया कि द थिंग्स गेट इन द राइट पोजीशन। क्योंकि अगर हम ये सब देखिए टेक्निकलिटीज़, अब एक डॉक्टर सर्जरी करते वक्त अगर या दवा देते वक्त अपने पेशेंट को बताएगा कि इसमें इतना ग्लूकोज, इतना सॉल्ट, इतना ये चीज़ें हैं, तो ये पेशेंट की नहीं, डॉक्टर की गलती है। बट द फनी पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री इज़ दैट कि आज गूगल, इंटरनेट के माध्यम से और इतना टेक सेवी हो गया हर आदमी कि वो अपने डिज़ाइन अपने दिमाग में कैरी करके चल रहा है। वो आपको डिक्टेट करने भर का अपने आप को इंटेलिजेंट है, वो समझता भी है। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि जिस किसी को डिज़ाइन उठाना है अगर, तो इफ़ दे वांट द राइट डिज़ाइन, ऑनलाइन ही जाना है, तो मेरी एक गाइडेंस होगी वो ये होगी कि वो डिज़ाइन को प्रेफरेबली इंस्टाग्राम से उठाएं। द रीज़न बीइंग दैट इंस्टाग्राम के अंदर जो भी डिज़ाइन आती है, जी। इट ऑलवेज कम्स इन विद अ कॉन्सेप्ट।
और Pinterest पे जो इमेजेस आते हैं दे कम एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इंस्टाग्राम का जो डिज़ाइन है वो इंस्टाग्राम पे आपके शहर का डिज़ाइनर भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया का भी मौजूद है, सिंगापुर का भी मौजूद है। आप कहाँ से उठा दो, कहाँ से नहीं उठा दो, जो चीज़ पसंद आ रही है आप कंसल्ट कर दो। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, Pinterest के अंदर 50% से ज़्यादा कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेन से आता है। उसके अलावा सेकंड पार्ट जो आता है उसका वो चाइना से आता है। तो आप एक लिमिटेड स्पेस से एक लिमिटेड सेट ऑफ माइंड के डेटा आप वहाँ से उठा रहे हो Pinterest से। दूसरी चीज़ एक ये की है कि Pinterest से, इंस्टाग्राम से अगर आप कॉन्सेप्ट उठा ही रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी लूज करके किसी और की ब्रांड आइडेंटिटी को जो है अपने तो अगेन वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट, कमिंग टू बैक टू स्क्वायर वन, कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को हम लोग फीडबैक लें क्लाइंट से, बट उसको डेवलप उसकी आइडेंटिटी और उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने कुछ करें। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप किसी कस्टमर के लिए दैट कोई चीज़ मेक्स द बना प्रोजेक्ट रहे हैं, यूनिक बनाता है संग में। जैसे मैं अपने हर क्लाइंट को कहता हूँ कि बॉस, आपकी स्पेस में कोई एंटर कर रहा है, आपके बेडरूम में एंटर कर रहा है, आपकी किचन में एंटर कर रहा है, आपके शोरूम में एंटर कर रहा है, आपके ऑफिस में एंटर कर रहा है। अगर वो आपको 2 साल से, 6 महीने से, 3 बार से, किसी फनी इंसिडेंट से, किसी सीरियस इंसिडेंट, एनीवे आपको एक सर्टेन डेप्थ तक जानता है, तो आपकी स्पेस में एंटर करते ही बोले कि ये आप ही का घर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर गौरव मेरे को जानता है तो गौरव मेरी स्पेस में एंटर करते ही बोले कि ऐसा घर तो राहुल ही बना सकता है। हाँ, अगर ये चीज़ नहीं आया तो इंटीरियर करना बेकार है। वही सही बात है कि आप भीड़ का हिस्सा बन के और सारे फीडबैक अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से लेकर वही कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसमें आपकी कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। आपको किसी एक यूज़र के, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनके घर में आने वाले गेस्ट को या यूज़र को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका विजुअलाइजेशन गौरव ने बनाया था, कि इंटीरियर राहुल ने बनाया था, या फिर XYZ आर्किटेक्ट ने बनाया था, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था। बात इस बात की आती है कि उस घर में रहते वक्त उसकी वाइफ को किचन से को जो है, किचन में कितने इश्यूज हैं, वो किचन से कितनी फ्रेंडली है। एग्जैक्टली। उसकी फैमिली वो छत पे लेकर के टेरेस गार्डन बना के बैठा, वो उसको कितना सूट कर रहा है। उसके घर में आने वाला बंदा जो उसके घर में एंटर करता है, वो उसकी फ्रंट एलिवेशन वॉल से लेकर के उसके लिविंग रूम तक आते आते वो कितना उसके संग में मिक्स हो जाता है। कई बार इसमें ऐसा भी होता है सर कि हम लोग ऐसे भी क्लाइंट से मिले हैं जो इंटरनेट से भी नहीं जा रहे हैं, वो अपने आस पड़ोस से ही प्रभावित है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हम लोग ने अपना बिल्डिंग में एंट्री का रैंप बनाया है, एंट्रेंस का, किसी ने हमारे बगल में 1 फीट का रखा है, फिर किसी ने 2 फीट का रख लिया, किसी ने 2.5 कर लिया, तो उसकी मेंटेलिटी हो जाती है कि मुझे तो 3 फीट करना है। उस रिगार्ड में वो ये भी भूल जाता है कि उसकी गाड़ी उसमें चढ़ेगी कैसे, बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पे आपके इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो भी अपकमिंग फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जनता, कि जब भी आप लोग अपना डिज़ाइन बनाएं, आप लोग किसी से भी किसी भी प्रकार की उसमें ना रेस में या किसी प्रकार की इमेजिनेशन में कि मुझे कैसा बनाना, आप एक बार अपने टेक्निकल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करें, उसको अपनी चीज़ें समझाएं, एंड आई एम श्योर कि वो आपका पूरी मदद करने में सक्षम होंगे। बट आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है कि आप अपने डिज़ाइन को अपने बजट को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने टेक्निकल एडवाइज़र से बताएं, वो आपको प्रॉपर लेआउट्स प्रोवाइड कराएं, उसके विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड कराएं, और हो सके तो आप उनके कॉन्ट्रैक्टर्स भी अगर आप अफोर्ड कर पाएँ या ले पाएँ, कि क्योंकि वो ज़्यादा सीजनड होंगे, बट नेचुरली वो ज़्यादा सीजनड होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, तो आप अगर उनके साथ में काम कराते हैं तो आई एम श्योर कि प्रोजेक्ट में फिर कोई भी लूप होल्स आते नहीं हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा ऐसे कह सकता हूँ कि हम जब भी अपना घर बनाएं तो अपने घर को बनाते वक्त ना, अगर हम एक एवरेज एक घर की तरह बना रहे हैं तो ये सोच के कभी ना बनाए कि इस घर का बेडरूम ऐसा है, मैंने वहाँ देखा है, मैंने वहाँ देखा है। वही बात कि घर को आप ऐसा बनाओ जो जिस घर में आपका पर्सोना है वो उसमें रेजोनेट हो जाए। आज के दौर में मेरे हिसाब से क्लाइंट रेजोनेंस इज मच इम्पोर्टेंट देन क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। आज के दौर में जो मैं फेस करता हूँ कि कोई भी क्लाइंट आ रहा है, ऐसा होता है, कोई भी नहीं लेकिन हाँ ज़्यादातर मेजरली, उसको देख रहा है कि मार्केट में अगर ग्रे कलर चल रहा है एलिवेशन फसाड में, तो मेरी बिल्डिंग में ग्रे कर दो या ब्लैक कर दो। उसके बाद अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है। तो उस केस में खैर टचवुड मैं उनको प्रपोज करता हूँ, वो चीज़ को समझते हैं, और कई बार मैंने उनकी भी
अच्छे प्रोडक्ट उनको निकाल कर दिए हैं जिससे वो भी खुश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं ये हमारी सेट फॉर्मेट से अलग था बट ये अच्छा बहुत है। That's where the 3D visualization comes in. एंड दैट वेयर द क्रिएटिविटी ऑल्सो इन्फ्यूज्ड कि हम लोग उतना बात कर पाते हैं उनसे, उतना उनको अपने कॉन्फिडेंस पे लेते क्योंकि हैं। हम लोग जब बनाते हैं ना, हम लोग तो 2D तक लेके जाते हैं, जब उसमें कलर डलता है ना, इट इज़ जस्ट लाइक ड्रेसिंग अ बेबी। या एग्जैक्टली। एक बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है, नहला धुला के माने तैयार, माने नहला दिया, लेकिन जब वो ड्रेसअप होकर के आता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द क्लाइंट ऑल्सो, क्योंकि वो उतना टेक्निकल तो नहीं है हम आपकी तरह, वो 2D ड्राइंग्स को देख रहा है, समझ भी रहा है, बट शायद 10 में से 1-2 उसमें विजुलाइज करके उसको ओके कर पाएंगे। बट अगर उस चीज़ को वो लोग 3D फॉर्मेट में देख लेते हैं तब उनके घर का एक छोटा बच्चा भी उसमें अपनी राय देने के लिए सक्षम है, वो कुछ इनपुट्स दे सकते हैं अपने, जिसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। एग्जैक्टली। बट जो पूरा चैनल होना चाहिए उसमें मैं तो ये भी ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ 2D और 3D अच्छा नहीं होना चाहिए, मैसनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझे कि मुझे अच्छी ड्राइंग्स मिले और मैं अच्छे ड्राइंग्स का मुताबिक ही काम कर पाऊँ। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके ना चले ना अपने, उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के, और जो भी उसको हायर कर रहा है। इधर अगर आर्किटेक्ट हायर कर रहा है तो आर्किटेक्ट इंटीरियर हायर कर रहा है तो बाई डिफ़ॉल्ट उनको पता ही है। क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट्स में मैंने ऐसा देखा है कि वो किसी भी वजह से कॉस्ट कटिंग के लिए या कैसा भी जो भी उन्होंने अपना एक ले लिया रैंडम आदमी, और फिर उसने उनका और कई मल्टीफोल्ड में नुकसान किया उन्होंने, जो कि इरिवर्सिबल है। फिर उन्होंने बुलाकर एक्सपर्ट से उसको सही भी करवाया है। इन सब हेडेक से बचने के लिए आप अपना जो भी टेक्निकल एडवाइज़र हायर करें, उसी से आप उसकी लेबर फोर्स का भी पूछ लें, वर्क में क्राफ्टमैनशिप कौन करेगा। ऐसा मेरे संग भी हो चुका है। एक साइट पे ऐसा हुआ था कि हम लोग जो भी ड्राइंग बना के देखते थे देता, हम लोग क्लाइंट को पकड़ाते थे टाइल मेजन को, अब वो देख रहा है, देखता जा रहा है, हाँ सर समझ गया, हाँ सर समझ गया। जब जाके देखो तो उसने जो देखा समझा, जो आया उसने अपने दिमाग से बनाया। अब हद लग जाने के बाद तो आप उसको क्या कहोगे, क्लाइंट से कह नहीं सकते कि उसको उखाड़ो, वो क्लाइंट का भी नुकसान है। फिर हम लोग उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं कि चलो अब जो लग गया यही ब्यूटीफुल हो जाए, यही सही सुधर जाए। नहीं, उस कंडीशन में मैंने को तब भी बचाते बचाते 3 टाइम निकालने पड़े थे। तो मेरा कहना ये है कि अगर इसमें आप कोई भी आप कॉन्ट्रैक्टर या मेजन है, वर्कर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कोई भी हायर कर रहे हो, डोंट लेट हिम लीड, कि वो पूरे प्रोजेक्ट में या उस जॉब वर्क को लीड करे इस बेसिस पे कि ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, ये तो मैं जानता हूँ, मुझे इस ड्राइंग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है, अगर क्लाइंट को ये लगता है कि ऐसा कर रहा है, तो बेटर है कि उसको जो है इमीडिएटली पुट अ हॉल्ट टू इट। और अगर मटेरियल से और बहुत ज़्यादा हॉश पॉश से बिल्डिंग सुंदर बनती है तो कानपुर सेंट्रल आप देख रहे हो, आप भी जब से वहाँ पर हो, मैं तो बचपन से ही हूँ, कितनी आइकॉनिक बिल्डिंग है अपने आप में। सिंपल विक्टोरियन आर्किटेक्चर, आप जितने भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखें, लेट्स से लाल इमली बिल्डिंग या कोई भी ब्रिक फसाड पे बनी हुई सिंपल आर्किटेक्चर, नीट एंड क्लीन ग्रिड लाइंस, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं सर लग्जरी के लिए, आई गेस मुझे ऐसा लगता है। नहीं, Less is more. राइट, लेस इज मोर। एंड द थिंग इज दैट कि इसके अंदर ना, जैसे कहते हैं ना फैशन की इंडस्ट्री में, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ, अब मुझे लगता है वो चीज़ें वापस लौट करके आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। अब लोगों ने फिर से जो है वुडन स्टेयर्स, रेलिंग्स, MS फ्रेमिंग्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, पेंट्स, वुडन विंडो फ्रेम्स, सब चीज़ें वापस पिक्चर में आ रही हैं। आज के डेट में कोई भी लग्जरी बिल्डिंग अगर बनती है तो एक तो वो बहुत साइलेंट होती है पुराने टाइम के हिसाब से, और उसके अंदर से PVC कंपोनेंट ऑलमोस्ट गायब होता है। एंड दैट इज ऑल्सो एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस ऑल्सो। वो तो जो बोला ना अभी कि वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी, तो अगर मेरा मानना तो ये कि आज की डेट में आप बड़े से बड़े आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर को अगर आप उठा लो, जितने अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, मैं स्पेशली यहाँ कोट करूँ तो 3-4 लोग ऐसे हैं, जैसे इफ़ यू सी सुजैन खान एंड गौरी खान डिज़ाइंस, अगर आप सुजैन खान के ड्राइंग्स को देखोगे या इंटीरियर्स को देखोगे, दे आर मोर बेस्ड ऑन द मेटल वर्क। MS में रहेगा, लाइटिंग कंपोनेंट रहेगा, पत्थर रहेगा, लेकिन उसका क्या ना, बिकॉज बीइंग अ यंगस्टर एंड जेन ज़ी, व्हाट शी डिज़ाइंस इज बेसिकली लाइट वेट एंड फ्लाई वेट। Well, interior is your forte. I will not be able to comment on those people. No, if you but watch, in my scenario, I am pretty much inspired from the
नॉर्मन फॉस्टर, हाँ, ज़हा हदीद। फॉस्टर यू वर सेइंग ना, मैंने जो एप्पल स्टोर का बताया, दैट हैज़ बीन डिजाइन बाय हिम ओनली। यस। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, डिजाइनिंग की अगर हम बात करें ना, तो एक क्लोथिंग भी खरीदते ना, एक सिंपल सी बात बताता हूँ बिल्कुल। आज आप कोई भी ड्रेस पहनते हो, अगर उस ड्रेस को पहनने के बाद आप पार्टी अटेंड करते टाइम उस या वॉक करते टाइम कॉलेज कैंपस में को लेके कॉन्शियस हो, या सिंपली स्पीकिंग हम बिल्कुल फ़नी बात करें, अगर गिरते बालों को लेके हमारा कॉन्शियस हैं तो दुनिया उसको लेके कॉन्शियस है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो पाए, इतना स्वैगर हो कि आप उस चीज़ को कैरी कर पा रहे हो, तो ये आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर आप टोन जीन्स, आप बैगी जीन्स को लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप उसको लेकर एक अलग सा अजीब नहीं महसूस करो, तो ये आपका पर्सनैलिटी भी है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो दुनिया भी उस बात पर ध्यान नहीं देती नहीं कि देती। आपके बाल, आपके सिर पे बाल है हाँ, कि नहीं नहीं है। देती, नहीं देती, बिल्कुल नहीं। अगर आपने जस्ट बिकॉज वही फंडा आ गया ना, जो हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ इन एवरीथिंग विच यू चूज, इन एवरीथिंग विच यू डिज़ाइन, इन एवरीथिंग विच यू इम्बाइब। तो बस डिज़ाइन भी ऐसी बनानी चाहिए कि जिस डिज़ाइन के बारे में ना दुनिया को बताना ना पड़े। हाँ, आप ये ना सोचो कि यार 4 लोग आए, उन्होंने तो इसमें ये बोल दिया, बट वो चीज़ आप ओन करते हो, वो आपकी कैरेक्टर को दिखाती है। बी प्राउड ऑफ इट। एक और फनी इंसिडेंट डालता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, मेरा फ्रेंड है दिल्ली में, ही वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री आइकॉन्स ऑफ इंडिया ऑन हिज बंगलो। उनके यहाँ यूएस से 3 करोड़ का किचन बन करके आया 3 साल में। उन्होंने अपने सर्किल में लोगों को दिखाया, लोगों ने देखा, और उनमें से उनके किसी नियर एंड डियर वन ने उसमें कुछ कमी निकाल दी। बहुत अच्छी बात। उनको इतना गुस्सा आया कि 3 साल में 3 करोड़ रुपए लगा के जो किचन बनाई थी, किसी ने 3 सेकंड में एक कमी निकाली, उन्होंने उसमें 300 हथौड़े चलवा करके उसको जो है कूड़े में फेंक दिया। तो फिर मैं यहाँ पर वही आगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भाई साहब थे, सज्जन थे, वो कहीं ना कहीं दूसरों का वैलिडेशन सीख कर रहे थे। अगर वो किचन उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी, अपने लिए बनवाई थी, तो उसमें दूसरे का वैलिडेशन कोई बहुत महत्व नहीं रखता। यही बात मैटर करती है। आपके घर में यू आया, डोंट सीक वैलिडेशन। जब आप अपने आप से संतुष्ट हो, आपको दूसरों से संतुष्टि का कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। यू नो, यहाँ पे हमारा तुम्हारा जॉइंट रोल आ जाता है एज अ टीम। जब हम एक ऐसी चीज़ बना दें जिसको बनाने के बाद हमें फुल कॉन्फिडेंस हो कि इस पे रहने, इसमें आने, इस प्रॉपर्टी को ओन करने के बाद में हमारे क्लाइंट को, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, कोई भी वैलिडेशन नहीं चाहिए। एंड यू जनरेट द 3D व्यू आउट ऑफ योर स्किल्स। जैसे बोला ना, कलर्स को, लाइट्स को, स्काई एलिमेंट को, सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए अगर हमने ये प्रॉपर निकाल दिया, तो हम ऑटोमेटिकली एक ऐसा बिल्डिंग निकाल देंगे जिसको ओन करने वाला क्लाइंट जो है वो एट पीस रहेगा टिल द लास्ट माइल। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा ही होता है राहुल जी। अभी तक मेरे से कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है जिनको मुझसे निराशा हुई हो। आज 15 साल पहले भी जो मुझसे जो लोग जुड़े थे, वो आज भी मुझसे जुड़ते हैं, अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। तो यार, उन्होंने काफ़ी मेरा प्रचार प्रसार भी किया, तभी आज हम लोग इतने ऑर्गेनिक ग्रोथ पर हैं। तो अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा आता है सर। तो ये 15 साल का प्रचार प्रसार शुरुआत कैसी रही थी वैसे? प्रचार इसमें ऐसा था कि जब शुरुआती चाइल्डहुड से मेरा स्केचिंग में काफ़ी मेरा मन लगता था। कुछ भी उठाकर अच्छे स्केच बना लेता था मैं। कॉमिक्स रीड करता था, कॉमिक्स से ही उसके स्केच बनाता गया। स्केचिंग मेरी काफ़ी अच्छी रही मेरे स्कूल लाइफ के दौरान। काफ़ी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, कई अवार्ड्स जीते। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ने में, ग्रेजुएशन में गया, तब फिर मेरा दिमाग फिर से एक उसमें जोन में जाने लगा कि अब इसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा जिससे मेरी क्रिएटिविटी भी ज़िंदा रह पाए और मेरी कैरियर पाथ भी डेवलप हो पाए। तो फिर उस समय दौर आया मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ का, जिसमें 3D VFX वगैरह बहुत हैविली यूज़ होते थे। मैंने उसको देखा, मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। एनिमेटेड मूवीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। वीडियो गेम्स वगैरह मैं खेलता ही था, तो फिर मैंने उसके कोर्स वगैरह देखने चालू किया। उस समय एनिमेशन इंडस्ट्री अपने बूम स्टेपिंग स्टोन्स में ही थी, बेबी स्टेप्स ले रही थी। तो उस समय मैंने मैक करके एक इंस्टीट्यूट है, मैंने उसको ज्वाइन किया दिल्ली में। फिर मैंने कानपुर में भी उसका कुछ पार्ट कंप्लीट किया। फिर मैंने इसको किया तो ये सोच के कि मैं मैट्रिक्स और ऐसी VFX हैवी फिल्म्स में काम करूँगा, बट डेस्टिनी टेक्स यू वेयर एवर यू वांट इट नीड्स टू बी। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे हो गए कि मैंने आर्किटेक्चर में जुड़ गया मैं। कई लोगों ने मुझे शुरुआत में बहुत सपोर्ट किया, मेरे
मुझे स्किल कम थी, मुझे आते नहीं थे, टेक्निकल लैंग्वेज मुझे बहुत बैरियर थी मेरे लिए जो आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होती है। बट मुझे शुरुआती दौर में आई वेरी लकी टू हैव सम मेंटर्स विद मी जिन्होंने मुझे पेशेंटली हैंडल किया और ग्रूम किया, और उसकी वजह से फिर मैं धीरे 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 आज भी मैं सीख रहा हूँ और ग्रो ही कर रहा हूँ। होटल्स, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल्स किस तरीके के कैसे अब तक बनाए अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए? लगभग सभी कुछ बना चुका हूँ मैं, कमर्शियल, होटल्स, बुटिक्स, सैलॉन्स, रेजिडेंस तो बहुत सारे, और हॉस्पिटल्स। आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग विच आई हैव नॉट मेड येट, लाइक एयरपोर्ट कुछ रह गए होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं बनाए हैं। रेलवे स्टेशन भी एक मैंने बनाया था, वो अपना स्टूडेंट प्रोजेक्ट था मेट्रो का। तो इस तरीके से सब कुछ कवर किया हुआ है अपनी लाइफ क्या में। था तो उसके अंदर वैसे? एक हम लोग को दिया गया था, एक टास्क दिया गया था कि आप अपने आसपास से कोई भी रियल चीज़ को ये मिमिक कर पाए अपने 3D में। तो मैं उस समय दिल्ली में था, तो मैंने एक मेट्रो का था, उस समय मेट्रो भी नई नई चल रही थी वहाँ पर, तो मैंने एक मेट्रो स्टेशन का ही सीन पूरा 3D में डेवलप करा था। वो काफ़ी अच्छा भी बना था उस समय। तो आज भी यही कोशिश है कि मैं किसी से अगर मुझे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे सीख पाऊँ और उसको अपने आर्ट में डाल पाऊँ। इट इज स्टिल आर्ट फॉर्म फॉर मी रेदर देन अ अर्निंग मीडियम। शोरूम्स का डिजाइनिंग एक्सपीरियंस और बैंक्वेट हॉल्स का कैसे रहता है अलग अलग? इट डिपेंड्स कि एरिया हम लोग को कितना मिल रहा है प्ले करने के लिए, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट कितना है क्लाइंट का। अभी जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है बैंक्वेट का ही है, वो एक टायर 3 सिटी का है, और टायर 3 सिटी में भी एक रूरल में है, बट क्लाइंट के एस्पिरेशंस अच्छे हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, बट अगेन इन अ लिमिटेड बजट विच ही हैज़ डिस्क्लोज टू मी। तो ठीक है, मैं उस हिसाब से अब जैसे उसमें बनाऊंगा कि मैं डबल हाइटेड उसके एंट्रेंस दे रहा हूँ, अंदर डबल हाइट फॉल सीलिंग रहेगी उसकी, दैट आर द थिंग्स आई एम डूइंग टू। महत्वपूर्ण है एरिया, बजट और क्लाइंट के एम्बिशंस, और आप पे फेथ कितना है उसको आपके डिज़ाइंस पे। ज्वेलरी शोरूम और साड़ी शोरूम और ऑटोमोबाइल शोरूम क्या दिखते हैं? ऑटोमोबाइल शोरूम भी अभी मैंने कानपुर में एक बनाया है, आप जानते होंगे, सिटी क्लब के सामने याकूज़ा का शोरूम है ईवी का। तो उसमें मैंने यही था कि उनका जो सर्विस पार्ट है उसको भी डील करना है, प्लानिंग में कहाँ डालना है, उनका जो डिस्प्ले एरिया है प्लस उनका जो ऑफिस है। तो मैंने उसमें एक सिंपल हैक लगाया जो उनको भी काफ़ी पसंद आया बाद में। जो उनका लोगो था, दे वर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्रांड इन ईवी याकूज़ा, तो आई हैव टुक देयर द कलर थीम ऑफ द लोगो विच वॉज इन द ऑरेंज एंड द ब्लैक, एंड आई हैव planned the whole showroom in orange and black in kits and bits and some here and there type of things, but majorly orange and black। तो वो उनको काफ़ी अपीलिंग लगा। तो ये वही है कि आपका आर्टिस्ट सोचने का तरीका उठाता कहाँ से, मैंने उनके लोगों से ही उठाया वो तरीका। So you have taken up the most prominent international color combination, black and it orange. it is unmistakably unfailable type of thing। अच्छा लगता है, बट फिर वो है कि किसी किसी को हो सकता है शायद अपील ना कर पाए, बट इट इज़ अ वेरी एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन। शोरूम्स, ज्वेलरी शोरूम का कोई एक्सपीरियंस? यस, ज्वेलरी शोरूम मैंने बनाए हैं। ज्वेलरी शोरूम में तो उनका अपने कानपुर में जैसा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिली बिजनेस उनके बढ़ते जा रहे हैं, किसी एक छोटे से उसमें एरिया में भी बैठे हैं, तो उनके में आज भी गद्दी कल्चर है कि उनके जो डिस्प्लेज होंगे, जो उनके वो सब होंगे, वो एक लो हाइट पर होंगे क्योंकि उनको बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, गद्दी हैं। आदमी को केवल डिस्प्ले के लिए चेयर्स हैं, अगर ओनर उनके आज भी गद्दी में बैठ रहे तो अगेन सेफ स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह। बट व्हेन वी गो इनटू द ब्रांड्स कल्चर, तनिष्क एंड वॉट एवर दे आर, तो उसमें आप देखोगे कि अच्छी सी लेविश उनकी फॉयर होगा, एंट्रेंस होगी, अकोमोडेटिंग इंटीरियर्स होंगे, थोड़ा सा आपको जो अपील करें, कलर्स ऐसे होंगे। अब तो नए कलर्स भी हम लोग काफ़ी देखने को मिलता है जो पहले नहीं दिखते थे, पिकॉक ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ऑल दे आर द रीगल कलर्स विच आर predominantly used in jewelry industry। फैमिली ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस? In what manner? In designing the challenge or the task to play with? Family office। Corporate offices are more organized and they are more into the theme of their principles। Straight line, repeated patterns. Most of the time the company has decided the color theme and the norms and the furniture styles, but in the family office you have to
टेक द हेरिटेज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग। एंड कई बार उसको अप्रूव कराने के लिए जो उनके लीगेसी होती है, उनके जो हो सकता है मुझे उनके फादर से भी बात करनी पड़े, उनके बेटे से भी बात करनी पड़े, तो दे आर मल्टीपल टच पॉइंट्स। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि शायद हम ही जो है उनके लिए एक सेट लाइन सेट कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। बट दे आर वेरी मच इनटू देयर डिज़ाइन पार्ट। उनको पता होता है फैमिली बिजनेस ऐसे नहीं बनते सर, कई करोड़ के भी बन जाते हैं फैमिली बिजनेसेस। तो उनको भी पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना क्या कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है अपने ऑफिस में। तो अगेन वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, फैमिली ऑफिस हो चाहे कॉर्पोरेट में तो बट ऑब्वियस है कि उनके सारे मुझे डिज़ाइन नॉर्म्स पहले से पता होते हैं, उनकी डिज़ाइंस भी पता होती हैं, उनके फर्नीचर स्टाइल भी पता होते हैं। फैमिली में थोड़ा सा मुझे उनके साथ बैठना पड़ता है। दैट मीन्स इट इवन इफ इट इज़ अ पॉलिटिकल, लेट्स से इफ इट इज ऑफिस ऑफ अ पॉलिटिशियन, तो एक अलग तरीके से डिज़ाइन होगा। थोड़ा सा जैसे मेरे पास आए हैं एक दो प्रोजेक्ट, तो मैंने उसको अच्छा सा एक अकोमोडेटिंग उनके लिए एक मैंने सेपरेट एक रूम फॉर मल्टीपल ऑफ गैदरिंग, देन उनका एक इंटरमीडिएट ऑफिस होगा जिसमें फिर 10 से 15 लोग तो उनके खुद के ऑफिस में बैठेंगे। फिर उनका एक थोड़ा सा एक हाई पेडेस्टल पर ऐसा होना चाहिए कि उनमें उनको एक फील आए ऑफ रिगेल। तो अगेन अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे आप आते जाते हैं आप उनको फेस करते जाते हो। लाइफ बहुत बड़ी है, आगे भी और आएंगे। इंडिपेंडेंट हाउसिंग या अपार्टमेंट्स? इंडिपेंडेंट हाउसिंग एनी डे। अपार्टमेंट्स में कुछ चीज़ों के बैरियर्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, जैसे हाइट्स। उसमें आप हाइट 11 फीट 12 फीट 15 फीट तक नहीं जा सकते। हाइट मोस्टली आपको 9 फीट ऐसे ही मिलेगी हाई राइजेज़ में। तो आपको उसी के साथ में प्ले करना होता है। स्मॉल स्पेसेस होती है बट चैलेंजिंग भी, ट्रिकी होते हैं उनको स्मॉल स्पेसेस में ज़्यादा उनका वैल्यू निकाल पाना। तो बट अच्छा मन लगता है आपको अगर बड़े लैंड पार्सल्स मिल जाए किसी को भी। बड़े लैंड पार्सल्स में मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज़ नोटिस करी, या मैंने अपनी स्टडी में R&D में और सब में देखा, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ नेट एज वेल, कि बड़े लैंड पार्सल के अंदर ना सोलफुल वर्किंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। देखिए बड़े लैंड पार्सल में एक चीज़ और भी है कि आपका जितना घर इंपॉर्टेंट है, आपका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका लैंडस्केपिंग भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिज़ाइन में बहुत बातें कर गए पर लैंडस्केपिंग को हम लोगों ने कवर नहीं किया। लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अपने आप में एक विजुअल मीडियम है जिसको हम लोग को एस्थेटिकली प्लान करना चाहिए। उसका यूज़ केस ऐसा होना चाहिए कि वो आम आपके दैनिक ज़िंदगी में हिंडर ना करे बल्कि उसको सपोर्ट करे। और बड़े लैंड पार्सल्स में तो इट इज़ अ मस्ट। जैसे मैं देखता हूँ ना, वैसे मैं नोटिस करता हूँ कि बड़े लैंड पार्सल्स में क्या है ना कि ऑक्यूपेंट जो होते हैं वो जनरली दे हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, वेदर सिटिंग इन देयर ऑफिस और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बाय ट्रैवल। इस चीज़ में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जैसे आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में जब आप जाएंगे तो लैंड पार्सल्स वहाँ पे लग्जरी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को हेरिटेज में बहुत मिली है प्रॉपर्टीज़, तो वो लोग अपना गांव का घर भी बड़ा बनाते हैं। तो उसमें पर वो लोग अपने रूट्स को लेकर चलते हैं कि अगर उनको जैसे लेट्स से हरियाणा में अगर कोई अगर बड़ा लैंड पार्सल भी और वो अगर अपनी कोठी बनाएगा तो उसमें वो खटिया लगाएगा ही लगाएगा, लाइन से हुक्के लगेंगे ही लगेंगे, उसको बरामदा चाहिए ही चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, इससे हम लोग का जो इंडियन आर्किटेक्चर का जो फॉर्म है, जो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, ये सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग कहीं से भी इंस्पायर्ड होकर एक ही जैसे ड्राइंग्स को फॉर्मेट करेंगे तो वो चीज़ें भी आगे जाकर एक जैसी लगने लगेंगी। यू नो, अभी अभी जो है पंजाब में एक बिल्डर ग्रुप ने बड़ा एक प्रॉपर्टी लॉन्च किया है। दे हैव डिजाइन्ड इट ऑन द पंजाबी हेरिटेज। वो बिल्डिंग प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बना हुआ है उसके अंदर कि जिसमें एक रेगुलर हाउसिंग या बंगलोज बने हैं। एक पंजाबी कल्चर जो होता था ना, पेड़ के नीचे बैठने का, कहीं कहीं गौशाला बना दी, कुएं बने हुए हैं, एवरीथिंग जस्ट लाइक अ हवेली। इवन जो उसका एंट्री डोर है ना, इट इज़ अ बिग डोर लाइक दैट ऑफ दैट ट्रेडिशनल पंजाबी हवेली। अब इतनी हसल बसल में सिटी लाइफ में दिस इज़ लग्जरी जो हम अपने आने वाले बच्चों को दिखा पाएंगे, ये है। मैंने तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अब लोग विलेज टूरिज़्म भी प्रमोट कर रहे हैं, पूरे विलेज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप वहाँ जाके होम स्टे रहिए। तो दिस कुड बी अ नेक्स्ट अपकमिंग लग्जरी इन नेक्स्ट 50 ईयर्स और 40 ईयर्स, जब हम लोग विलेज रूट्स, गौशाला, इन सबको देखें करीब से, वो भी हम लोग के लिए लग्जरी का नेचर इज द लग्जरी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। हैविंग ग्रीन पैच इज द लग्जरी। क्योंकि हम लोग जहाँ पर घर ही घर बनते जा रहे हैं, हमारे बगल में 10 फ्लोर
बगल में 8 फ्लोर, तो उसमें आदमी नेचर से बहुत दूर हो चुका है। बट मैं एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ, जैसे मैंने अभी तक नोटिस किया है अपने संग भी और अलग अलग जगह लोगों को भी देखा है, ऑनलाइन भी देखा है, इंटरेक्शंस में भी देखा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन में भी देखा है। जब आप अपने घर में एक जो अपने प्रोफाइल से उसका इंटीरियर अटैच करते हो ना, तो एक अलग ही लुक निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो हमें अपने घर का इंटीरियर को भी उसी तरीके से इंटीरियर को डिज़ाइन नहीं, इंटीरियर को क्यूरेट करवाना चाहिए। एंड इस काम में सबसे अच्छा रोल ना 3 तरीके के लोग प्ले करते हैं, एक आर्टिस्ट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, और तीसरे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट, हाई क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर्स। स्पेशली अगर डिफेंस के ऑफिसर्स के पास अगर आप चले जाओ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दे आर pretty much organized also and clear in their mind. तो जैसे कि अब आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के घर में जाओगे ना, तो आपको ओपन लैंड पार्सल ज़्यादा मिलेगा, ब्रॉड एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा मिलेंगे। रीज़न क्या होता है, उन्हें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की भी स्पेस चाहिए, संग में जो बड़े माइंडसेट के संग में जो वो गेन कर रहे हैं उस एनर्जी को क्यूरेट करने के लिए भी जगह चाहिए। एक आर्टिस्ट के घर में आप जाते हो ना, किसी बड़े आर्टिस्ट के, चाहे फिल्मी आर्टिस्ट हो, चाहे सिंगर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर हो, उनके घर में आप जाओगे तो वो व्हाट दे डू इज़ कि वो उनको अपना रियाज करने की जगह भी चाहिए, संग में एक ब्रॉडर होराइजन भी वो लोग कवर करते हैं, सेलिब्रिटी और नॉन सेलिब्रिटी बोथ। उसी तरीके से अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के या डिफेंस ऑफिसर्स के घर में जाएंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। उनकी जो जर्नी होती है, दे डोंट लीव एनी स्टोन, एनी कॉर्नर ऑफ द हाउस अनटर्न्ड विद देयर जर्नी। तो राहुल जी, व्हेन वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट, मैं भी चलते हुए कुछ बोलूँगा, पर आपसे पहले सुनना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में क्या चाहते हो, किस फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च या डेवलपमेंट की और आवश्यकता है जो होने चाहिए, तो हम लोग एक घर बनाने में एक होलिस्टिक अप्रोच, मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मोर कॉस्ट इफेक्टिव जा सके। आई थिंक घर ऐसा बनाना चाहिए जो आपके विजुअल सेंसेस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर दे ऑन अ ब्राइट नहीं, नोट। ऑन अ टेक्नोलॉजिकल पार्ट, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, टेक्नोलॉजिकल पार्ट में हम यही जैसे कि आप देख रहे होगे, मैं आपको और बता पाऊँ कि जैसे पिछले शायद 4 साल में ही लैमिनेट्स में पीवीसी का, प्लास्टिक का, ये इन सब का कल्चर बहुत बढ़ गया है। जिनको कुछ भी ज़रा सा भी हाथ में आ जाता है पीवीसी, तो वो अपना पूरा ऑफिस पीवीसी से बना देते हैं। हाउ यू टेक इट इन मोर इन एनवायरमेंटल पार्ट ऑफ यू? एनवायरमेंटल पार्ट तो नहीं, लेकिन इंटीरियर पार्ट में अपना मैं व्यू पॉइंट देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो एक ये है कि घर बनाते वक्त स्काई एलिमेंट को प्रायर इम्पोर्टेंस दें। आजकल एक बात बड़ी कॉमन देखने में आ रही है कि जितने नई हाउसिंग बन रही है, उसमें डिज़ाइनर्स ने भी और यूज़र्स ने भी, बिकॉज ऑफ द लो लैंड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट प्राइस लैंडिंग, लोगों ने स्काई एलिमेंट को बिल्कुल जो है किनारे कर दिया, इग्नोर कर दिया। जैसे ही आपके घर से स्काई एलिमेंट मिस आउट होता है, आपके घर की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आप कोई भी मटेरियल यूज़ करिए घर में, इट शुड बी अ लाइव मटेरियल। गुड, सही है। आप मेटल यूज़ करिए, प्लाई वुड यूज़ करिए, पेंट यूज़ करिए, पत्थर यूज़ करिए। पेंट से बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ लोग दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, आज की डेट में आप देखो लाइमस्टोन का, लाइम वॉश का बहुत सामान आ गया है। द थिंग इज़ दैट जो चीज़ लाइव नहीं है, उससे आपने अपने पूरी स्पेस का इंटीरियर्स करवा लिया है, पूरा प्लान करवा लिया है। It all looks plastic sometimes. what it does is, उसके अंदर एक ही फीचर अवेलेबल है, that within that material, that is of insulation. Insulation and washability, cleanliness. बस आप उसको लो मेंटेनेंस के चक्कर में, ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पॉलिएस्टर पहन लिया, हाँ, लो मेंटेनेंस, आपने कॉटन पहनना नहीं छोड़ दिया। शुरुआत में कॉटन को डिग्रेड किया गया कि पॉलिस्टर है, फिर आज कॉटन फिर से राजा ही है। कॉटन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। वैसे मैंने भी अभी एक रिसर्च देखी है, मैं चाहूँगा कि उस पर और भी लोग काम करें, आगे बढ़े, थर्मल कूलिंग पार्ट, जिसमें से कि मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें और ज़्यादा वाइडन स्प्रेड हो जाए, जैसे सोलर पार्ट आज हुआ है, आने वाले समय में जो एसीज़ लग रहे हैं, मल्टीपल एसीज़ लग रहे हैं बिल्डिंग्स में, बैंक्वेट्स में, बहुत उससे हम लोग को दिक्कत होगी आगे जाकर। वो भी चीज़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है अगर हम लोग थर्मल कूलिंग की तरफ ज़्यादा रेडिएंट कूलिंग, रेडिएंट कूलिंग, एग्जैक्टली। therein you have to choose the right person actually.
अभी तो उसमें काफ़ी रिसर्च होना बाकी है, उसको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा कि एक आम आदमी दैट इज उसको व्हाई ले आई पाए। सेड राइट पर्सन हु कैन डिजाइन इट राइट। जैसे हम लोग एक अगर सोसाइटी बना पाते हैं, जैसे बनती है ग्रुप हाउसिंग वगैरह, उसे बीच में एक सेंट्रलाइज इस तरीके से अगर कभी कर पाएँ, इन माई वेयर थॉट अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। वैसे ऑन द क्लोजिंग नोट ऑफ योर्स बिकॉज यू आल्सो हैव टू लीव, where do you see because we have explored about you, about design, about me and everything, where do you see the future of the interior design and the interior visualizations and the innovations upcoming in the field? इंटीरियर विजुअलाइजेशंस इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशनल इंडस्ट्री। जो इसको नहीं अपनाएंगे उनको अपनाना ही पड़ जाएगा आगे जाकर, बिकॉज द क्लाइंट इज़ आस्किंग फॉर इट, दे आर डिमांडिंग फॉर इट, एंड द मोर दे विल लिसन टू सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट, दे विल कम टू नो कि एक यूनिक चीज़ बनाने के लिए एक कस्टमाइज्ड 3D का होना कितना ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम कि आप कहीं से भी इसको सोर्स कर लें, उससे आपके घर का पूरा फील नहीं आएगा। तो विजुअलाइजेशंस आर गोइंग नोवेयर, वो तो ऊपर ही जाना है। एंड द रेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर द वंस हु कैन प्रोपेल दिस अप। उनके बिना इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली। अभी बहुत काम होना है, बहुत हाउसिंग, बहुत डेवलपमेंट होना है। So while closing the discussion and this quite a good time with you, for the viewers what would be the general advice of yours कि जिसमें कि लोगों को लगे कि ये पॉडकास्ट देखना वर्दी है? इस पूरे पॉडकास्ट का जो आपने अब समअप पूछा है, मॉरल ऑफ द दिस पॉडकास्ट इन माय ओपिनियन वुड बी कि आप एक अच्छे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर से फॉलो करते हुए अपने आप स्पेस को डिज़ाइन करिए, चाहे वो एलिवेशन का पार्ट हो, चाहे वो इंटीरियर का पार्ट हो। अगर कोई भी डिज़ाइन हो उसमें एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में चलिए, आप प्लानिंग करिए, अपना एक टेक्निकल एडवाइज़र चूज़ करिए, उसकी बातों को आप सुनिए और अपना बजट वगैरह उससे आप डिस्कस करके एक अच्छे फॉर्मेट में 2D 3D उसके अपने बताए हुए जो सर्टिफाइड मेसन्स हैं, जिसकी वो जिम्मेदारी ले पाएँ, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, आप उनके साथ में काम कराइए। एंड ऑब्वियसली आप अपना बजट ओवरशूट मत करिए, उसमें रहते हुए अच्छे से काम करिए, आपका घर एक अच्छा सुंदर घर बन जाएगा। अगर सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन भी होंगी तो ओवरशूट तो होना ही नहीं है। बस अब इसमें से एक भी चीज़ अगर स्किप होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर को अफेक्ट होता है उससे। सो फ्रेंड्स द थिंग इज दैट कि ज्योतिष बुरी नहीं है, ज्योतिष अच्छा से बुरे होते हैं। सो चूज द राइट पर्सन फॉर यू, राइट टेक्निकल एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी ऐसा कह दे रहा है कि मैं 2D दे दे रहा हूँ और आपका पूरा घर बनवा दे रहा हूँ तो भी गलत है, या कोई ये कह देगा कि मैं 3D दे दे रहा हूँ 2D की क्या ज़रूरत है तो भी गलत है, या ये कोई कह दे कि आप कोई भी कारीगर एक्स उठा लो मैं उससे काम निकलवा के दिखा दूंगा, तो भी एक हाइपर बोल है आई गेस। ओवरशूट्स की लाइन में मत जाइए। और संग संग में बड़ा कहने कि अगर कॉस्ट कटिंग करनी है तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को चैप्टर्स में ले लो, कम से कम जो चीज़ बनेगी फ्लो में आएगी। कॉस्ट कटिंग अपने आप हो जाती है जब आप किसी भी टेक्निकल एडवाइजर रहते हो, वो आपका काफ़ी बजट बचा देते हैं, बस बशर्ते आप उसको अपना एक्चुअल बजट के आसपास बजट बता पाओ। हर चीज़ के मटेरियल के ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और लग्जूरियस और हैवीली प्राइस तो भी कोई है। डाउट आज के डेट में मार्केट में 1400 की शीट भी है और 4000 की शीट भी है। टेक्निकल एडवाइजर्स आपका पैसा हमेशा बचवाने का ही सोचेगा।